लव यू। यह कहकर तरुण ने उसके माथे को चूम लिया और उसके पास सोते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। अगर तुम्हारा डीएनए मित्तल सर के साथ मैच होता है, ट्रस्ट मी, मैं एक दिन भी देर नहीं करूँगा तुम्हें अपना बनाने में। पर अगर यह सच हुआ तो हमें सबसे पहले तुम्हें सेव करना होगा, उन लोगों की नज़रों से दूर, उनकी पहुँच से दूर। वह उसे अपने सीने से लगा अपने मन में ही बोला, तरुण आज आप ऐसे, मतलब आप कभी, तुम रेस्टोरेंट से यूं ही भाग आई थी, दिल तुम्हें देखने के लिए बेचैन उठा, इसलिए तुम्हारे पास चला आया। क्या तुम्हें कोई शिकायत? नहीं तरुण, मगर अगर आपको कोई देख लेगा तो? कोई नहीं देखेगा, अब तुम सो जाओ। और आप? मैं तो यहीं रहूँगा आज की रात तुम्हारे पास। जी मगर, वह हिचकते हुए धीरे से बोली, रिलैक्स, मैं अपनी मर्यादा जानता हूँ और उसे कभी पार नहीं करूँगा। और वैसे भी कुछ चीज़ें 7 फेरों के बाद ही अच्छी लगती हैं। अब सो जाओ। तरुण ने उसके सर को अपने सीने पर रखते हुए कहा, तो नताशा ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद दिव्य आईसीयू से बाहर आया तो परिधि के पास एक उसी का हम उम्र लड़का खड़ा था, जो दिव्य को देखकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाया। दिव्य ने अपनी पलकें झपकाकर उसे कुछ इशारा किया, फिर वहां से दूसरी तरफ जाने के रास्ते की ओर बढ़ गया। परिधि के पास खड़े लड़के की नज़र अब आईसीयू पर गिद्ध की तरह टिक गई। सुबह जब नताशा की आंखें खुलीं, तरुण जा चुका था। वह मुस्कुराते हुए खुद को अपने ब्लैंकेट से कवर कर बेड पर बैठी तो उसकी नज़र अपने स्टडी टेबल पर गई, जहाँ एक फड़फड़ाता हुआ पेपर रखा था। जब तुम नींद में थी तो खुद को रोक नहीं पाया और एक खता कर बैठा। तुम्हारे लबों से कुछ एहसास चुराए जा रहा हूँ। अब हर वक्त तुम मेरी नज़रों की कैद में हो और बहुत जल्द हमेशा के लिए मेरी बाहों में कैद में होगी। बहुत जल्द मुलाकात होगी तुम्हारे अपने रिश्तों के साथ। दिव्य अपने ऑफिस में अपने सामने बंधे 5 लोगों को अपने पॉकेट में हाथ डाले हुए देख रहा था। सर, इनमें से कोई भी आज शाम से पहले नहीं उठने वाला। जो इंजेक्शन ये मैम को देने आए थे, उस इंजेक्शन में इतना नशा है कि हम कुछ भी करें, इनमें से किसी की आंख 24 घंटे से पहले नहीं खुल सकती। हाँ तरुण, डीएनए सर, टेस्ट के लिए सैंपल जमा करा दिया है, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगा। नताशा सर, उस पर मेरी पूरी नज़र है। डीएनए रिपोर्ट मिलते ही नताशा को अपने पास ले आओ। हम अब किसी लड़की को उनके हाथ नहीं जाने दे सकते। और उसके बाद चारों बॉडीगार्ड जिन्हें सलमा बेगम ने उसके आसपास रखा है, उन चारों को भी उठाओ। बिना उस गांव और उसके आसपास का एरिया अंडर कंट्रोल ले लो, कोई भी वहां से बाहर ना जा पाए। सलमा बेगम और साकिब का कहाँ है, पता चला? सर, मैंने पुलिस से उनका एड्रेस लिया है, जो वह नताशा के वेरिफिकेशन पर देते हैं। और मैंने भी मालूम किया है, ये दोनों अभी वहाँ ही मौजूद हैं। हमारे कुछ आदमी उस घर पर नज़र रखे हुए हैं। गुड, चलो फिर देर किस बात की? दिव्य ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। उसे देख तरुण, विनय और बाकी टीम भी मुस्कुरा दिए। हमें एक स्ट्रांग टीम चाहिए। ध्यान रहे, उनके बहुत से आदमी आसपास होंगे। तरुण, बैकअप टीम रेडी है? सर, सर आप एक बार मैम से मिल लीजिए, उन्हें होश। रीटा वहां आ दिव्य को सैल्यूट कर बताई। पहले मिशन रीटा, फिर फैमिली, और एक अकेली वेदांशी नहीं, और भी ना जाने उनके पास कितनी लड़कियां होंगी। और सबको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं लौटकर उनसे मिल लूंगा, तब तक उनके हिस्से मेरा इंतजार सही। अब पहले मैं अपने देश को नुकसान पहुंचाने वाले इन कीड़ों को ख़त्म करूंगा, उसके बाद ही वेद से मिलूंगा। ख्याल रखो उसका और हमेशा उसके आसपास रहना। मैंने पापा से कह दिया है, घर पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दें। दिव्य ने कहा तो रीता ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। सलमा बेगम, हमारे किसी आदमी का फ़ोन नहीं लग रहा। हॉस्पिटल में हमने जितने भी आदमी को नज़र रखने के लिए भेजा है, उनमें से किसी की कोई खबर नहीं है और ना ही कोई फ़ोन उठा रहा है। साकिब के कहने पर सलमा के माथे पर भी परेशानी की लकीरें खिंचाईं। बाकी की पोजीशन पूछो, वे सभी सुरक्षित है ना? खबरी को पूछो, क्या पुलिस में कोई एक्टिविटी है या आर्मी? अभी तक तो किसी के आसपास होने की कोई खबर नहीं मिली, पर मुझे यह शांति तूफान आने से पहले वाली शांति लग रही है। यह सब गड़बड़ उस लड़की की वजह से हो रहा है। उठाओ उसे हॉस्टल से और फेंको उसे हमारी आदमियों के सामने। अब उन 7 लड़कियों के साथ वह लड़की भी इस देश से बाहर जाएगी। पर बेगम, हमें पुलिस को अब देश छोड़ने का समय आ गया है मियाँ। अब यह कमान दूसरे हाथों में थमाना होगा।
बहुत रह लिया यहाँ, अब हम अपने देश जाएंगे। इस लंबे समय में बहुत लड़कियों को यहाँ से पार करवा दिया, पर मुझे लगता है अब वह वक्त आ गया है जब हमें इस देश को छोड़ना होगा, उस लड़की को छोड़कर जो हॉस्पिटल में है। किसने कहा हम उसे छोड़कर जाएंगे? छोड़कर तो हम किसी को भी नहीं जाएंगे। जो हमारे हाथ में एक बार आ गई, वह सब तो हमारे साथ ही जाएंगी। पर कैसे? अगर किसी को हम पर शक हो गया तो? अब यह सोचकर चलो कि हम पर गिद्ध की तरह नजर रखी जाएगी। आखिर 20 सालों से हमें ढूंढा जा रहा है, मगर उन्हें यह नहीं मालूम इन 20 सालों में हमने क्या किया। सलीम को फोन करो, कहो यहाँ से निकलने की तैयारी करे। सबको खबर कर दो, देश छोड़ने का समय आ गया है। सलमा ठंडी नजरों से साकिब की तरफ देखी। साकिब ने भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए अपने सभी साथियों को एक मैसेज भेज दिया। कैसी है मेरी बच्ची? परिधि बेदांसी के पास बैठ उसके सर पर हाथ रखते हुए पूछी, तो बेदांसी ने असमंजस से उन्हें देखा, फिर अपनी नज़र कमरे के चारों तरफ दौड़ाई। एक अनजान जगह पर खुद को देख वह हड़बड़ाते हुए बैठने लगी। तभी हाथ में लगे कैनुला की वजह से उसे दर्द हुआ। संभल कर बेटा, क्या कर रही हो? परिधि उसकी हड़बड़ाहट पर उसे रोकते हुए बोली। आंटी, हम यहाँ कहाँ? दिव्य, दिव्य जी कहाँ है? हम तो रात में कमरे पर। अचानक से बेदांसी अपना सर दबाते हुए बोली। पहले तो तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। परिधि ने उसे वापस ठीक से सुलाते हुए कहा। वेदांशी प्रश्न भरी नजरों से उन्हें देखने लगी। रात में अचानक तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हमें तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा। परिधि उसके चेहरे के भाव को समझते हुए बताई। हमारी तबीयत? पर कब? आंटी, हम तो ठीक थे। दिव्य जी कहाँ हैं? वह तो हमारे पास थे। अब कैसा लग रहा है वेदांशी? डॉक्टर कमरे पर आते हुए पूछी। मैम, हमें कुछ भी याद नहीं है। हम यहाँ। वेदांशी के चेहरे पर परेशानी भरे भाव थे। डोंट वरी, जैसे पहले तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता था, इस तरह अभी भी। पर हमें अचानक हुआ क्या? डॉक्टर, क्या हमें कुछ? वह डरते हुए पूछी। वेदांशी, कुछ भी नहीं हुआ है। वे जो तुम्हें दवाई देते थे उसका असर अभी तक तुम पर है, सिर्फ इसलिए। डॉक्टर ने ड्रग्स वाली बात उसे नहीं बताई, क्योंकि जिस तरह वह परेशान हो रही थी, ऐसे में उसे बताना, फिर इस वक्त दिव्य भी साथ नहीं था। मैं अब इन्हें डिस्चार्ज कर रही हूँ, यह अब बिल्कुल ठीक है और घर पर आराम कर सकती हैं। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए परिधि की तरफ देखकर कहा और वहां से चली गई। सुबह के 11-12 बजे होंगे जब दिव्यांश अपनी टीम के साथ उस जगह पर था जहां सलमा और साकिब के होने की संभावना थी। क्या पोजीशन है? उसने वहां नजर रख रही टीम से पूछा। सर, अब तक तो कुछ भी नहीं। ना ही यहाँ से कोई अंदर गया है और ना ही कोई बाहर आया है। बिना बाकी के लोगों की पोजीशन पता करो। तरुण, दिव्यांश के कहते ही विनय और तरुण दोनों ही बाकी की टीम से कांटेक्ट करने लगे। वहीं दिव्यांश की नज़र सामने दरवाजे पर गहराई से टिक गई। सर, कहीं कोई हलचल नहीं? विनय ने कुछ ही समय बाद कहा। सर, वहाँ भी यही हाल है। विनय के बताते ही तरुण ने अपनी इन्फॉर्मेशन दी। यह शांति यूं ही नहीं हो सकती। जरूर इन्हें पता चल गया है और ये अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी। सबसे कहो अपनी अपनी पोजीशन लेकर सामने वाले को पकड़े। तरुण, तुम दोनों मेरे साथ आओ, बाकी टीम हमें कवर करेगी। यह कहते हुए दिव्यांश ने अपनी गन संभाली और धीरे से उस घर की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ? इतनी हड़बड़ी किस बात की है तुझे? और इतनी जल्दीबाजी में मुझे क्यों बुलाया? नताशा तान्या की कार पर बैठते हुए कुछ गुस्से से पूछी। हड़बड़ी में कहा, 1 घंटे पहले तुझे कहा था मैंने कि मैं तुझे पिक कर रही हूँ। तान्या कार आगे बढ़ाते हुए बताई। मैडम, वार्डन छुट्टी नहीं दे रही थी, बड़ी मुश्किल से मनाया है। अब बता कहाँ जाना है जो तूने कहा था कि छुट्टी लूँ? जाना कहीं नहीं है, फिर भी हमें जाना है। मतलब? यार, घुमा फिराकर बात मत कर। नताशा तान्या की कार पर रखे चिप्स के पैकेट को खोलते हुए बोली। भाई ने कहा है कि हमें मित्तल हाउस पर रहना है। 2 दिन बाद वहाँ किसी चीज़ की पूजा है, तो अगर वहाँ हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो। मित्तल हाउस? यू मीन टू से तुम्हारी भाभी का घर? पर वहाँ काम करने के लिए सर्वेंट हैं। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। भाई ने बस मुझे इतना कहा कि मैं तुझे लेकर चली जाऊं, ताकि वहाँ बोर ना हूँ। उन्हें भी पता है खाली समय में मैं तेरे साथ रहती हूँ। अब हम हॉस्टल के तेरे कमरे पर बैठें या मित्तल हाउस में, क्या फ़र्क पड़ता है? पर मैं वहाँ किसी को नहीं जानती।
कुछ और नहीं लगेगा? नताशा मुंह बनाकर बोली। अब भाई ने कहा है, उसकी बात तो काट नहीं सकती। खैर, वहाँ भाभी होंगी, इसलिए कुछ और नहीं लगेगा। फिर अभी भाभी को रेस्ट की भी ज़रूरत है। हम होंगे तो उनके हिस्से का कुछ काम भी कर देंगे। वह दोनों बातें करते हुए मित्तल हाउस पहुंच गई थी, जहां कार पोर्च पर लगाते हुए तान्या ने कहा, और कार से बाहर आ गई। वहीं दूसरी तरफ से नताशा भी। सामने खड़े मित्तल हाउस के एक सर्वेंट ने उन दोनों को देखकर अपना सर झुकाया। हम चले जाएंगे, तान्या ने मुस्कुराकर उससे कहा और उसे जाने का इशारा किया। तो आ गई तुम दोनों? वे आगे बढ़ी ही थी कि सामने एक 5 फुट 6 इंच का हैंडसम सा लड़का पुलिस यूनिफॉर्म में मुस्कुराते हुए उनके सामने खड़ा था। आना ही था भाई, आपने जो ऑर्डर किया था। तान्या ये कहते हुए उसकी तरफ बढ़ी। वहीं नताशा भी उसे देख मुस्कुरा दी। मनीष, ये लिस्ट। पीछे से रितिका की आवाज आई। तेरी भाभी मुझे 1 मिनट के लिए अकेले नहीं छोड़ने वाली। मनीष तान्या के पास धीरे से फुसफुसाया। हाँ तो क्यों छोड़ेगी? तान्या अपने भाई को आंखें दिखाई। तुम दोनों आ गए? रितिका तान्या और नताशा को देख मुस्कुराते हुए उसके पास आकर खड़ी हो गई। कैसी है गुड़िया? नताशा के गाल पर हाथ रखकर रितिका ने प्यार से पूछा। अच्छी हूँ भाभी, आप कैसे हो? और ये नन्हा मेहमान जो अभी बाहर नहीं आया? मैं तो अच्छी हूँ, पर यह बहुत शैतान है। आओ अंदर। रितिका नताशा और तान्या की हथेली पकड़कर उन्हें लेकर अंदर की ओर बढ़ने लगी। फिर कुछ रुककर, आप, मुझे जाना है, इट्स ड्यूटी टाइम। तुम अपना ख्याल रखना, और तुम दोनों यहीं रहना, है ना? और कहीं नहीं जाना। भाई, तान्या मुंह बनाई। मैंने कहा ना, यहाँ ही रहना है। नताशा बेटा, यहीं रुकना आज, कहीं बाहर नहीं जाना है। मुझे पता है तुम समझदार हो और तुम मेरी बात जरूर मानोगी। तान्या को नज़रअंदाज कर मनीष ने नताशा की तरफ देखकर कहा, तो वह मुस्कुरा दी। जब तक मैं ना लौटूं तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। नताशा बेटा, तुम्हारे वार्डन से मैं बात कर लूँगा, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जी भाई, मेरे सामने कितने नाटक रहते हैं, और भाई एक बार कहते हैं बात मान जाती है तू। मनीष जैसे ही वहां से बाहर निकला, तान्या अपने कमर पर हाथ रखे नताशा की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, बड़े भाई हैं समझी? आओ भाभी, इसका क्या, यह तो आपको इसी तरह खड़े रखेगी। नताशा मुंह बनाकर बोली और रितिका की हथेली थाम उसे लेकर आगे बढ़ गई। ओह, वो मेरी भाभी है। हाँ तो मैं भी ख्याल रखूंगी, तो बाद में लड़ना मुझसे। वह दोनों इसी तरह बहस करते हुए रितिका के साथ आगे बढ़ गईं। कमरे से बाहर नहीं आना है, और आज पूरे समय तुम आराम करोगी। तुम्हें किसी की भी जरूरत होगी, बेल तुम्हारे पास लगा हुआ है, तुम उसे दबा दोगी। परिधि बिल्कुल कड़क अंदाज में वेदांशी को उसके कमरे में सुलाने के बाद समझा रही थी। पर आंटी, हम कहा ना, आराम मतलब आराम। मैं रितिका को भेजती हूँ, कुछ देर में उसकी ननद और उसकी सहेली भी आ रही हैं। तीनों तुम्हारे कमरे पर रहेंगी, तो तुम्हारा समय बीत जाएगा। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं। परिधि ने जिस तरह से कहा, वेदांशी मुस्कुरा दी और उसकी आंखें नम हो गईं। रो क्यों रही हो? कुछ लग रहा है क्या बेटा? परिधि उसकी आंखों में नमी देख परेशान होते हुए उसके पास बैठकर पूछी। थैंक यू आंटी, हमारा ख्याल रखने के लिए। माँ के जाने के बाद हमें हमेशा उनकी कमी लगती थी, पर आपके आने से अब वह कमी महसूस नहीं होती। तो माँ कहा करो, जिस तरह दिव्यांश कहता है। वैसे भी उसकी पत्नी हो, उसके सारे रिश्तों पर तुम्हारा हक है। हम आपको माँ कहेंगे तो आप नाराज नहीं होंगी ना? अगर तुम मुझे माँ कहोगी तो तुम्हें और ज़्यादा प्यार मिलेगा। थैंक यू माँ। यह कहते हुए वह उनके गले से लिपट गई। माँ को थैंक यू नहीं कहते पागल। अब चलो आराम करो, मैं रितिका को भेजती हूँ। परिधि ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, तो वह मुस्कुराकर हामी में अपनी गर्दन हिला दी। धाड़ की आवाज के साथ दरवाजे को धक्का देते हुए दिव्यांश और उसकी टीम उस छोटे से कच्चे घर के अंदर की ओर बढ़ी। गन अपनी पोजीशन पर थी और उनकी नज़र पूरे घर पर चारों तरफ दौड़ रही थी। अपनी टीम को उंगलियों से इशारा करते हुए दिव्यांश ने सभी को चारों तरफ फैल जाने के लिए कहा, मगर घर की खामोशी साफ बता रही थी कि अंदर कोई नहीं है। सर, यहाँ कोई नहीं है। लगभग 2-3 मिनट बाद सारे ऑफिसर दिव्यांश के सामने खड़े थे। विनय, दिव्यांश ने विनय की तरफ देखा। सर, कल से ही हमारी नज़र इस घर पर है। यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकला। आर यू श्योर? यस सर। जिन्होंने घर पर नज़र रखी थी उनसे कंफर्म करो, कहीं कुछ देर के लिए भी तो वे यहाँ से हटे तो नहीं ना? सर,
यहाँ हमारी ब्रिलियंट टीम इस मिशन पर है और सबको पता है ये कितना ज़रूरी है। सर, मैं श्योर हूँ कि उनका कहा सच है। यहाँ से कोई बाहर नहीं गया। दिव्यांश ने यह सुनकर एक लंबी सांस ली और आंखें बंद कर ली, जैसे किसी चीज़ को गहराई से सोच रहा हो। जहाँ हम थे वहाँ कभी बाहर की आवाज़ नहीं आती थी, कोई शोर सुनाई नहीं देता था। हमें बाहर लाया गया तब हम होश में थे और हम सीढ़ियाँ चढ़े थे। शायद हम तलगर जैसी कोई जगह। वेदांशी की कई बात दिव्यांश के कानों में गूंजी और उसकी आंखें झटके से खुल गईं। सभी जगह बारीकी से चेक करो, यहाँ कहीं से तलघर का दरवाजा है। वेद ने कहा था कि उसे तलघर जैसी जगह पर रखा गया था। दिव्यांश ने एक बार फिर पूरी टीम को ऑर्डर करते हुए बताया और खुद भी टीम के साथ एक एक जगह को देखने लगा। सर, कुछ देर बाद विनय की आवाज़ पर सब उस कच्चे घर के छोटे से रसोई की तरफ बढ़े, जहाँ बने मिट्टी के चूल्हे को विनय ने हटा दिया था और नीचे सीढ़ियाँ जा रही थीं। पूरी टीम ये देखकर शॉक्ड थी, क्योंकि बाहर से दिखने वाला यह कच्चा छोटा सा मकान सीढ़ियों से रोशनी लिए हुए आधुनिकता से परिपूर्ण था। दिव्यांश और बाकी सब अपनी पोजीशन संभाले धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहे थे। तरुण ने बाकी दूसरी टीम से संपर्क किया, जहाँ कुछ लोग तो पकड़ में आ गए थे मगर कुछ गायब थे और उनको सिर्फ खाली जगह मिली थी। यहाँ बने नीचे घर को समझते हुए तरुण ने दूसरी टीम को भी उसी तरह बाकी घरों पर भी छानबीन करने की हिदायत दी। मैम साहब ने आपके लिए सूप भिजवाया है। वेदांशी, जो परिधि के जाने के बाद अपनी किताबें खोलकर बैठी थी, अपने सामने आधा घूंघट लिए खड़ी औरत की आवाज़ सुन उसके कान खड़े हो गए। डरी तो नहीं वह, मगर उसकी आवाज़ उसे किसी की याद दिला गई। यशोदा दीदी कहाँ है? वेदांशी ने घर पर हमेशा काम करने वाली औरत का नाम लेकर उससे पूछा, क्योंकि आवाज़ उसे कुछ जानी पहचानी लगी और वह दोबारा सुनना चाहती थी कि कहीं उसे कोई गलत फहमी तो नहीं हुई। जी, आज वह उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं मुझ आप घर जाओ, जब उनकी तबीयत ठीक होगी तब वे आ जाएंगी। वेदांशी आसपास अपनी नज़रें घुमाते हुए बोली, आपको कुछ चाहिए मुझे बता दीजिए। आप जाइए यहाँ से। वह खुद को संयम रखते हुए अपने मजबूत आवाज में बोली। तो तुम पहचान गई मुझे? उस औरत ने अपना घूंघट उठा तिरछी मुस्कुराहट लिए कहा और उसके सामने बंदूक तान दिया। अम्मा, वेदांशी धीरे से कपकपाते लबों से बोली। बहुत आराम फरमा लिया महारानी जी, अब चलो अपनी सही जगह पर। सलमा बेगम ने उसकी बाजुओं को पकड़ उसे खींचते हुए उठाया और एक हाथ से बंदूक उसके सर पर तानते हुए बोली, चलो। वह वेदांशी को धक्का देते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। सभी नीचे हॉल पर थे। ऊपर की आवाज पर सभी की नजरें ऊपर गईं, जहां अम्मा को वेदांशी के सर पर गन ताने देख सभी अपनी जगह पर जम गए। वही हाल में काम करते कुछ और लोग भी बाकी सबके पीछे बंदूक तानकर खड़े हो गए। उन्हीं लोगों में से एक ने सीटी बजाई तो रसोई और इधर उधर फैले उनके कुछ और लोग भी सबके पास हॉल पर आ गए। अम्मा, सलमा बेगम को देखकर नीचे बैठी नताशा उसकी तरफ बढ़ रही थी। तभी उन सबको घेर कर खड़े लोगों के बीच मौजूद मंगलू ने नताशा के सर पर गन तान दी। ए छोरी, ज्यादा चाय चपर नहीं, चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रह, उसने गुस्से से कहा और नताशा को खींचकर वापस सबके बीच ला दिया। नताशा तो अम्मा और मंगलू मतलब अपने मामा के स्वरूप को देखकर ही दंग थी। भाई कोई और भी था जो सदमे में थी। परिधि, जिसकी आंखें सलमा को देखने के बाद उस पर से हटी ही नहीं। कुछ पुराना सा उसके दिमाग में चलने लगा। अचानक उनका सर घूमा और वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। मम्मी, उनको गिरा हुआ देख वेदांशी जोर से चीखी। वहीं पास खड़ी नताशा, तान्या, रितिका, निशा और वीणा जी उनके पास बैठते हुए उन्हें जगाने की कोशिश करने लगी। साकिब, पकड़ लड़की को और निकलो जल्दी यहाँ से, इससे पहले कि बाहर मौजूद सिक्योरिटी अपने होश में आए, और ये लड़की को भी लेकर चलो, उसने वेदांशी को साकिब की तरफ धक्का देते हुए कहा। फिर नताशा और तान्या को पकड़ने अपने आदमियों को इशारा किया। अम्मा, आप। नताशा सलमा की तरफ बढ़ी। तभी सलमा ने एक तेज तमाचा उसके गाल पर मारा और वह जाकर सीधे परिधि के पैरों के पास गिरी। कौन अम्मा? हम किसी की अम्मा नहीं। आज से 21 साल पहले तू हमारे इस देश में रहने का टिकट थी और आज इस देश से बाहर जाने का। साकिब, कुछ याद आया? इस औरत को हमने कहाँ देखा है?
सलमा मुस्कुराते हुए बेहोश परिधि की तरफ देखी। अब अच्छी तरह याद आ गया बेगम। चलो माँ बेटी अपने आखिरी समय पर मिल तो लिए। असलम उठाओ इन्हें और भरो गाड़ी में। उसके आर्डर पर उसके दो आदमियों ने नताशा और तान्या को खींचते हुए पकड़ा और वे सब तीनों लड़कियों को लेकर 5 लोगों के गन पॉइंट पर बाकी सबको छोड़ बाहर की तरफ बढ़ गए। बाहर सारी सिक्योरिटी बेहोश थी। वेदांती सब समझ रही थी, पर उसका शरीर ऐसा था ही नहीं कि वह लड़ सके। नताशा के लिए तो सब कुछ समझ से बाहर था। वह कुछ सोच नहीं पा रही थी। तान्या भी इन सबसे बुरी तरीके से डर चुकी थी। सर, यहाँ कुछ भी नहीं। हमने हर जगह छान मार लिया है। अगर कोई होता तो नजर आ जाता, दिव्यांश की टीम ने सब तरफ देखने के बाद बताया, जिसे सुन दिव्यांश की गुस्से से नसें तन गईं। पर वे बाहर नहीं निकले हैं। फिर गए कहाँ? हर जगह को अच्छी तरह से तलाश करो, कोई कहीं खुफिया रास्ता। दिव्यांश ने एक बार फिर अपनी टीम को ऑर्डर दिया और खुद भी चारों तरफ गिद्ध नजरों से ढूंढने लगा। तरुण, विनय, कम हियर। कुछ देर बाद दिव्यांश की आवाज पर तरुण और विनय के साथ कुछ लोग उसके पास पहुंचे, जहां दिव्यांश एक दीवार को बहुत ही गंभीर नजर से देख रहा था। सर, उसकी नजरों को समझते हुए तरुण और विनय ने भी जब दीवार को ध्यान से देखा तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। सर, इट्स ए डोर नॉट ए वॉल। विनय आश्चर्य से बोला। हाँ, खोलो इसे। जैसे ही सलमा साकिब के साथ वेदांशी, नताशा और तान्या को लेकर गाड़ी पर बैठे, अंदर मौजूद उन 5 लोगों में से एक ने अपनी जेब से स्प्रे निकालकर बाकी सब पर छिड़क दिया और वे सभी वहीं बेहोश हो गए। बाहर गाड़ियां स्टार्ट हो चुकी थी और उन सबके चलती गाड़ी पर कूदकर चढ़ते ही वहां मौजूद सभी गाड़ियां अपनी पूरी स्पीड से वहां से निकलीं। पुलिस स्टेशन पर लगातार बजते फोन को मनीष ने जैसे ही कान से लगाया, दूसरी तरफ की बात सुनकर रिसीवर उसके हाथ से छूट गया और माथे पर पसीना झिलमिला आया। सर, इट्स ग्रेट। यह तो एक पूरा खुफिया रास्ता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। दिव्यांश के साथ मौजूद तरुण आश्चर्य में था। वह तो उस रास्ते को चारों तरफ अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देखते हुए आगे बढ़ रहा था, जो उस कच्चे से घर के अंदर से निकल जाने कहाँ खत्म होने वाली थी। सर, हमें चलते हुए आधा घंटा हो गया है, पर यह रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा। विनय ने भी आश्चर्य दिखाया। दो टीम और जो दूसरे घरों पर छानबीन करने के लिए रुकी हुई थी, वह भी अब दिव्यांश के साथ उन घरों के खुफिया रास्ते से शामिल हो चुके थे। इसका मतलब साफ था, वे लोग एक दूसरे से कनेक्ट थे। दिव्यांश, सलमा और साकिब घर से तीनों लड़कियों को पकड़ अपने साथ ले गए हैं। अपने फोन पर आए मनीष के कॉल को जब दिव्यांश ने अपने कान से लगाया, दूसरी तरफ की बात सुनकर वह शॉक्ड रह गया। हमने नाकाबंदी करवा दी है, पर उनका कहीं कुछ खबर नहीं है। पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज चेक करवा रही है। सिक्योरिटी कहाँ थी? सभी बेहोश हैं। अभी तक तो किसी को होश नहीं आया। दिव्यांश की मुट्ठियां गुस्से से कस गईं और माथे की नसें तन गईं। जो सोचा था उससे बहुत अलग हो चुका था। तरुण, कल तुम्हें कुछ कहा था, वह किया? यस सर, मैंने नताशा की लॉकेट में एक ट्रैकर लगा दिया था। उनकी लोकेशन ट्रैक करो। टीम को इन्फॉर्म करो, आज लड़ाई आमने सामने और सब कुछ खत्म। टीम फास्ट। दिव्यांश ने अपनी टीम को वहां से बाहर निकलने का कमांड दिया और जल्दी से वे वहां से बाहर आ गए। वही औरत थी जिसने मेरी बेटी को, वह वही औरत थी। मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूल सकती। उसने मेरे हाथों से मेरी फूल सी बच्ची को छीना था और आज फिर। अशोक, मुझे अपनी बच्ची अब वापस चाहिए। परिधि होश में आते ही अशोक के सीने से लिपट कर रोते हुए बोली। परिधि, संभालो अपने आप को। तुम इस तरह करोगी तो बाकी सब, फिर रितिका की हालत ठीक नहीं है। तुम्हें रोता देखेगी तो वह भी। इस वक्त उसे हमारी ज़रूरत है और उन बच्चियों को कुछ नहीं होगा। दिव्यांश की टीम उनके पास पहुंचने वाली है। दिव्यांश उन तीनों को तुम्हारे पास लेकर आएगा। पापा, पूरे शहर में नाकाबंदी है। हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। वे यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकते। मनीष ने आकर बताया तो अशोक जी ने परिधि जी को संभालते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। परेशान तो अब सभी थे। सलमा साकिब की गाड़ी शहर से होकर जाने वाले रास्तों के बीच बने जंगल से गुजरते हुए एक बड़े से गोडाउन पर रुकी। साकिब और उसके आदमियों ने 3 लड़कियों को खींचकर उतारा और वहां पर खड़े एक बड़े से ट्रक के अंदर धक्का देते हुए उसके आदमियों ने
उन्हें उस पर चढ़ाया। उस ट्रक में सामने पूरी तरह रुई की बोरियां रखी थीं, जहां से उन्हें रास्ता बनाकर ले जाते हुए साकिब ने सबसे आखिरी में अलग अलग बॉक्स में बैठा बक्सों को बंद कर दिया। शायद यहाँ मौजूद और बक्सों में भी बाकी लड़कियां थीं। कुछ देर में वह ट्रक वहां से निकल गई और उसी के पीछे सबकी कार भी, इस बात से अनजान कि अब उनकी लोकेशन पूरी तरह ट्रेस हो रही थी। सर, हाईवे रोड, यहाँ कुछ भी एक्शन लेना मुश्किल होगा, तरुण ने अपने हाथ पर पकड़े टैबलेट पर देखते हुए दिव्यांश को बताया। उन्हें आगे बढ़ने दो, पुलिस को इन्फॉर्म करो, उस तरफ से आने जाने वाला रास्ता बंद करें। सर, वो रेड वाली ट्रक, नाकाबंदी के बीच फंसी गाड़ियों में से एक गाड़ी को दिखाते हुए तरुण ने बताया। उसके आसपास की कार पर उसके मालिक भी बैठे होंगे। जिस जिस पर शक है उन गाड़ियों पर नजर जमा दो। पीछे की गाड़ियों को पीछे से निकलवाओ। वे 21 है, याद रखना, एक भी कम नहीं होनी चाहिए। यस सर। दिव्यांश अपने सामने मौजूद टीम के साथ ही एयरपोर्ट पर भी कनेक्ट था। दुश्मन को पहचानना बड़ी बात नहीं है, कौन अपना है कौन पराया उनकी आंखें बोलती हैं। सलमा और साकिब आज यह दो नाम और इसके साथ इनका गैंग आज पूरी तरह ख़त्म करना है। बेस्ट ऑफ लक टीम। यस सर। यह कहते हुए दिव्यांश की टीम चारों तरफ से घेरते हुए ट्रक के आसपास मौजूद गाड़ियों के पास फैल गई। दिव्यांश तिरछी मुस्कुराहट लिए सलमा और साकिब की कार के सामने खड़ा था। तुम दोनों बाहर आने का कष्ट करोगे या मैं खींचकर निकालूं? जैसे ही साकिब के पास वाली खिड़की पर दिव्यांश ने अपनी उंगली बजाई, साकिब ने कांच नीचे कर दिया, जिस पर दिव्यांश ने मुस्कुराते हुए पूछा कि बोलो हो छोरे। ना ना, राजस्थानी ना, बांग्लादेशी भूल गए? कोई बात नहीं, हमें याद दिलाना अच्छे से आता है। रे छोरो कि सलमा बेगम, बहुत घूम लिया तुमने, हमें और बहुत घुमा लिया। तुम सबने भी अब बारी है आराम करने की। ए छोरो, बक रहा है? कौन सलमा? मैं कमला। दिव्यांश ने एक नज़र ट्रक की तरफ देखा, जहां उसके कुछ ऑफिसर्स ने अंगूठे से उसे थम्सअप का इशारा किया और उसी के साथ दिव्यांश ने सलमा को एक तमाचा खींचकर मारा। तमाचा ऐसा था कि सलमा बेगम के सर से तितलियां उड़ चलीं। साकिब ने ताव में आते हुए दिव्यांश पर गन उठाई। पूरी टीम अब तैयार खड़ी थी। सभी के 21 टारगेट तय थे। 1 2 3। दिव्यांश मुस्कुराते हुए गिना और सारे ऑफिसर्स की उंगलियां एक साथ हरकत में आईं। जाते जाते तुम्हारी मुस्कुराहट लेकर जाऊंगा, साकिब ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। गोली उसके सीने के पार हो गई थी। उसने अपनी जेब से एक रिमोट निकाला। ऑफिसर पीछे, दिव्यांश के कमांड देते ही उसकी पूरी टीम पीछे हट गई। आसपास के लोगों को तो उन्होंने चारों तरफ से ट्रक को घेरते वक्त ही हटा दिया था। एक धमाके के लिए दिव्यांश पहले ही तैयार था। ऐसे लोगों की फितरत को वह जानता था, इसलिए साकिब और सलमा से बात करने के दौरान उसने ट्रक से मौजूद लड़कियों को बाहर निकलवा दिया। इनसे सामना उसका पहली दफ़ा तो हुआ नहीं था, इनकी चाल वह समझता था। साकिब के बटन दबाने से पहले ही सारे ऑफिसर एक दूरी पर पहुंच गए थे और दिव्यांश चंद सेकंड में ही साकिब की नज़रों से दूर एक धमाका हुआ और वह ट्रक और उसके आसपास मौजूद कार हवा में इस तरह उड़े जैसे कोई पत्ता हो। सर, आप ठीक हैं? धमाके के बाद तरुण और विनय दिव्यांश के पास भागते हुए आए। वह ट्रक से ज़्यादा दूर नहीं था, पर इतनी दूरी थी कि उसे ज़्यादा चोट नहीं आई। हाँ, मैं ठीक हूँ। लड़कियाँ? दिव्यांश अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़ा हुआ और पूछा। सर, सारी लड़कियाँ बेहोश हैं। आई थिंक गाड़ी पर रखे कॉटन में हल्की नशे की दवाइयाँ छिड़की हुई थी, क्योंकि जो ऑफिसर्स लड़कियों को उतारने के लिए ट्रक के अंदर गए थे वे सभी अब बेहोश हो चुके हैं। सभी को इमरजेंसी मेडिकल प्रोवाइड करवा दिया गया है और वह सब काबिल डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में हैं। तरुण ने दिव्यांश के साथ आगे बढ़ते हुए बताया। हाँ, वह अपनी कार पर आ गए थे। टीम को कमांड करते हुए दिव्यांश ने सभी को हेड ऑफिस भेजा और खुद अस्पताल की तरफ बढ़ गया, जहाँ सभी को रखा गया था। ना जाने किस्मत क्या चाहती है, जितना तुम्हें इन सबसे दूर रखना चाहता हूँ, तुम वापस इन्हीं सब में पहुँच जाती हो। दिव्यांश सबको देखने के बाद वेदांशी के कमरे पर आया था, जहाँ इस वक्त वह सबसे बेखबर सोई हुई थी। तुम्हें पता है वेद, मैं कभी खुलकर कुछ नहीं कह सकता, अपना प्यार नहीं जता सकता, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है करना। मगर मुझे डर उस वक्त भी लगा जब तुम्हें इस अस्पताल पर अकेला छोड़कर गया, और डर मुझे उस वक्त भी लगा जब मुझे कॉल पर पता चला
कि साकिब और सलमा तुम्हें वापस ले गए हैं। मेरी ज़िंदगी मेरे लिए हमेशा एक पहेली रही है जो मैं कभी समझ नहीं पाया। मम्मी पापा का प्यार जिसमें कभी कोई मिलावट नहीं देखी, पर इतना तो जानता हूँ कि वे मेरे मम्मी पापा नहीं, किसी और के हैं। तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आना, आकर चले जाना, फिर तो अंदर एहसास मरते से गए। मुझे सब कुछ समझना है, जानना है वेद, पर तुम्हारे साथ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम भी महसूस करती हो इन एहसासों को जो मैं महसूस करता हूँ? क्या बिना जताए भी तुम समझ सकती हो कि मैं क्या चाहता हूँ? प्यार करता हूँ बेद, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पहले तुम्हारी इन आंखों से बस प्यार हुआ था, पर अब यूं लगता है अंदर कुछ एहसास बरसे गए हैं। क्या मेरे बिना कहे तुम समझ सकती हो? दिव्यांश ने वेदांशी के गाल पर हाथ रखकर उसके चेहरे को देखते हुए कहा। तभी वेदांशी ने धीरे से अपना हाथ उठाते हुए उसके हाथों पर रख दिया। हाँ, हम समझ सकते हैं, आपके बिना कुछ कहे भी, क्योंकि आपकी जो ये आंखें हैं ना, ये बहुत बातें करती हैं। आपके एहसास जो आप हमारे लिए महसूस करते हैं, आपकी आंखों में झलकता है। आपके होठों की मुस्कुराहट बहुत कुछ कह जाती है हमें। वह धीरे से मुस्कुराते हुए बोली। दिव्यांश की आंखों में नमी आ गई और उसने अपने लबों को उसके माथे पर रख दिया। सर, डीएनए रिपोर्ट। तरुण ने दिव्यांश के सामने रखी टेबल पर रिपोर्ट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बताया। हाँ, मतलब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वह अशोक मित्तल और परिधि मित्तल की बेटी है। दिव्यांश ने गंभीरता से रिपोर्ट को देखते हुए कहा। यस सर। वैसे तो सलमा ने तीनों को वहां से ले जाने से पहले कहा भी था कि माँ बेटी का मिलन हो गया। इसका मतलब साफ है कि नताशा मैम की बेटी है। मित्तल सर से मीटिंग फिक्स करो। मैं एक बार उनसे इस बारे में ऑफिशियली बात करना चाहूँगा। सर, उन्होंने ऑफ ले रखा है। उनकी पत्नी की तबीयत कुछ बिगड़ गई थी इसलिए। तरुण की बात पर दिव्यांश की भौहें सिकुड़ गईं। मम्मी ठीक है ना? उसने फिक्र से पूछा। सर, अभी ठीक है। दरअसल सलमा बेगम को देखते ही वो बेहोश हो गई थी। हाँ, तरुण, तुम विनय के साथ मिलकर एक रिपोर्ट तैयार कर कर्नल सर को सबमिट कर दो। लड़कियों को उनकी फैमिली से कांटेक्ट करवाओ। अगर कोई अपनी फैमिली पर लौटना चाहती है और उनकी फैमिली उन्हें अपनाना चाहती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं, तब तुम जानते हो हमारा एनजीओ सबके लिए खुला है। भाई, भाई वे लोग बहुत डेंजरस थे। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। सबको होश आ गया था, और होश आने के बाद से तान्या जिस तरह डरी हुई थी, उसे रितिका और मनीष संभाल ही नहीं पा रहे थे। गुड़िया बेटा, सब ठीक है। देख, तू सुरक्षित है और हमारे पास है। मैं नहीं जानती भाई, मुझे बस बहुत डर लग रहा है। मैंने ऐसे लोग कभी नहीं देखे। वह बहुत गंदे थे, सबको बहुत गलत तरीके से छू रहे थे। तान्या डरी सहमी सी कसकर रितिका के हाथ को पकड़े हुए बता रही थी, जिस पर मनीष ने अपनी आंखें मीच ली। अपने पापा को खोने के बाद उसकी माँ ने बहुत मुश्किल से दोनों बच्चों को पाला था। मनीष के कॉलेज पहुंचते ही उसकी माँ भी चल बसी। उसके बाद मनीष ने अपनी बहन तान्या को अपने बच्चे की तरह रखा। आज जिस तरीके से वह डर रही थी, मनीष को सलमा साकिब पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वे लोग जिंदा होते तो शायद वह अभी उन्हें दोबारा मार देता। तान्या, बच्चे देख, भाभी है ना यहाँ, ऐसे नहीं डरते। रितिका ने उसे अपने सीने से लगाकर समझाया। भाभी, वे लोग बहुत गंदे थे। वो नताशा और वेदांशी भाभी। भाभी, वो कहाँ हैं और कैसे हैं? वह दोनों भी ठीक हैं और सभी ठीक है। अब तुम भी खुद को संभालो। भैया भाभी तुम्हारे साथ है ना? घर चलना है कि नहीं? मनीष ने प्यार से उसके सर को सहलाते हुए पूछा। भैया, नताशा, मुझे उसके पास जाना है। उसके पास कोई नहीं, वह अकेली है। वह अकेली नहीं है बुद्धू, अब तो उसे अपना असली परिवार मिलेगा। परिवार मतलब? चलो मित्तल हाउस चलते हैं, वहां तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। मनीष उसकी हथेली पकड़ उसे बेड से उतारने लगा। सर, आप लोगों के लिए बाहर गाड़ी रेडी है, मैंने वहां आते हुए बताया। और बाकी सब? सभी चले गए। दिव्य ने आप लोगों को लेकर आने को कहा है। विनय ने एक नज़र तान्या की तरफ देखकर मनीष से कहा। हाँ चलो। मनीष तान्या को लेकर आगे बढ़ते हुए बोला। फिर कुछ रुककर, ऐसा करो, तुम तान्या के साथ जाओ। मुझे और रितिका को डॉक्टर से कुछ बात करनी है। मनीष ने एक नज़र रितिका की तरफ देखा, फिर विनय से कहा, और तान्या का हाथ विनय की तरफ बढ़ा दिया, जिसे विनय ने हौले से थाम लिया। कार ड्राइव करते
तरुण ने कई बार अपने पास वाली सीट पर बैठी नताशा को देखा, जो खामोशी के साथ कार की खिड़की से बाहर देख रही थी। बहुत देर सोचने के बाद आखिरकार तरुण ने नताशा को आवाज दिया। नताशा नताशा की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिला, बस खामोशी ही रही। तरुण ने कार की स्पीड कम की और उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे चूककर नताशा ने खुद को और समेट लिया। उसे रोता हुआ महसूस कर तरुण ने कार साइड में रोकी और उसके कंधे को पकड़ उसे अपनी तरफ पलटा। नताशा, हे क्या हुआ? तरुण ने प्यार से उसे अपने सीने से लगाते हुए पूछा। मैं कौन हूँ तरुण? ये सब कौन है? मेरी अम्मा? क्या वह सच में मेरी माँ नहीं थी? और मामा? कौन थे वे लोग? अगर मैं उनकी अपनी नहीं थी तो फिर मैं? चुप, इतना परेशान नहीं होते। तुम्हारे सवालों के जवाब हैं। हम बस एक बार मित्तल हाउस पहुंच जाएं। मित्तल हाउस? आपको पता है अम्मा ने उस समय क्या कहा? उन्होंने कहा कि आखिरी वक्त पर माँ बेटी का मिलन हो गया। इसका मतलब क्या था तरुण? यह सवाल जब से मैं होश में आई हूँ मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह लग रहे हैं। कहा ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है, और इसी के साथ तुम्हारे लिए खुशखबरी भी है। तुम्हारे सास ससुर भी वहाँ आ रहे हैं। मैं बहुत जल्द अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाऊंगा। उसने हौले से उसके सिर को चूमकर कहा, तो वह प्रश्न भरी नजरों से उसे देखने लगी। क्या? ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ और समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ रहा है। दुल्हन तो तुम्हें हमेशा से बनाना था, पर हर बार तुम खुद में ही उलझी हुई रहती थी। न कभी खुलकर मुझसे कुछ पूछती थी और ना ही अपनी कहती थी। और हर बार तुम्हारा एक ही बात कहना कि तुम्हारी मम्मी गुस्सा करेंगी। पर अब जब मुझे सच पता है तो देर क्यों करना? सच? कैसा सच? पहले मित्तल हाउस चलो तो सही। तरुण ने उसके आंसू पोंछे और वापस से अपनी सीट पर सही से बैठते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। तान्या, तुम ठीक हो? अपनी गाड़ी में बैठे तान्या को बिना ने धीरे से आवाज दिया, जिस पर तान्या पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। उसकी भरी आंखें देख एक पल के लिए विनय को लगा कि वह उसे गले से लगा ले, पर किस हक से? आज तक तो उसने अपने दिल की बात भी उसे नहीं कही। रितिका और मनीष की शादी में देखा था विनय ने पहली दफा उसे, और इस चंचल बेफिक्र लड़की के पीछे वह सब कुछ हार बैठा, पर कभी हिम्मत नहीं हुई कि उसे कुछ कहे। फिर मनीष की रेपुटेशन भी कम नहीं थी, और वह ठहरा एक अनाथ लड़का। कुछ डर तो कुछ झिझक की वजह से उसने अब तक कुछ भी नहीं कहा था। प्लीज अपने आंसू पोंछ लो, उसने तान्या की बहती आंखों में देख अपना रुमाल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिस पर तान्या रुमाल न लेते हुए उसके पास आकर उसके गले से लग गई। मुझे जब भी किडनैप करके ले गए तब मैंने रियलाइज किया कि जो वक्त हमें मिल रहा है उसमें हमें सब कुछ कह देना चाहिए। वह हर बात जो हमारे दिल में है। क्या पता फिर मौका मिले ना मिले, और अब मैं यह बात अच्छे से समझ चुकी हूँ। आप आपकी मर्जी, आप मुझे एक्सेप्ट करें या ना करें, बट आई लव यू विनय, रियली आई लव यू। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जो आप तान्या को उस हालत में छोड़कर मुझे यहाँ लेकर आ गए हैं? मैंने उसके सामने कोई सवाल नहीं किया, पर इस वक्त उसे मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी। रितिका मनीष पर गुस्सा करते हुए बोली, जिस पर मनीष मुस्कुराकर उसे अपने गले से लगा लिया। रिलैक्स भाई, इतना गुस्सा करोगी तो अंदर जो मेरी गुड़िया है वह भी तुम्हारी तरह गुस्सा करना सीख जाएगी। मनीष ने प्यार से कहा, तो वह घूर कर उसे देखी। जानता हूँ इस वक्त तान्या को हमारी ज़रूरत है, पर कभी कभी वह ज़रूरत हम पूरी नहीं कर सकते जिसे कोई अनजान कर सकता है। मतलब? मैंने तान्या की आंखों में विनय के लिए कुछ एहसास देखे हैं, और वही एहसास मैंने विनय की आंखों में भी देखा है, पर इन एहसासों को उन्होंने आज तक एक दूसरे के सामने अपनाया नहीं। मगर जब हम किसी को खो देने के डर से गुजरते हैं तो हमारे एहसास शब्दों में जाहिर होते हैं, और हो सकता है अभी एक दूसरे का साथ पाकर बिना और तान्या के जज्बात बाहर आ जाए। बस इसीलिए मैंने उन दोनों को साथ भेजा, मनीष ने धीरे से बताया। यह सुनकर रितिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वह आश्चर्य से मनीष की तरफ देखने लगी। आपको कब से ये सब पता था और आपने मुझे बताया भी नहीं? एहसास तो मुझे हमारी शादी के वक्त ही हो गया था, जब मैं विनय को तान्या को देखते हुए पाया, पर तान्या की तरफ से क्या है ये समझने में मुझे बहुत वक्त लग गया। फिर तुम तो जानती हो तान्या का नेचर,
वह कोई बात जाहिर कहाँ होने देती है। वो तो एक दिन मैंने उसके कॉलेज नोटबुक में देखा, जिसमें वह अपने और विनय के नाम को एक दिल बनाकर उसके बीच लिखी थी। उसके बाद मैंने जब बिना और तान्या का आमना सामना हुआ, तान्या की नज़रों का पीछा किया, और फिर मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि मेरी बहन के दिल में क्या है। मनीष की बात पर रितिका मुस्कुराई। और ये सब आप मुझे आज बता रहे हैं? अगर पहले पता होता तो मैं कब से बिना को अपनी गुड़िया की ज़िंदगी में शामिल कर देती। शामिल करने में और शामिल होने में फ़र्क होता है। मैं चाहता हूँ वे दोनों एक दूसरे को अपने एहसासों से रूबरू कराएं। चलिए, आपका यह काम तो शायद आज हो जाए, और अगर ना हुआ तब भी अब विनय से हम आमने सामने बात करेंगे, ताकि मेरी गुड़िया की जिंदगी से यह खुशी कभी जा ना पाए। रितिका ने कहा तो मनीष ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मुझे जब वे किडनैप करके ले गए, तब मैंने रियलाइज़ किया कि जो वक्त हमें मिल रहा है उसमें हमें सब कुछ कह देना चाहिए। वह हर बात जो हमारे दिल में है। क्या पता फिर मौका मिले ना मिले। और अब मैं ये बात अच्छे से समझ चुकी हूँ। आप आपकी मर्जी। आप मुझे एक्सेप्ट करें या ना करें, बट आई लव यू विनय। रियली आई लव यू। तान्या ये कहकर विनय के सीने से लग गई। वहीं विनय ब्लैंक हो चुका था। उसके खुद के जज्बात उस पर हावी होने लगे। पर अब तक वह जिस वजह से रुका था, वह वजह अभी भी कायम थी, जिसकी वजह से वह अपने हाथ उसकी तरफ नहीं बढ़ा पा रहा था। कुछ संभलने के बाद जब तान्या को महसूस हुआ कि विनय की पकड़ उस पर नहीं है, तो वह धीरे से उससे अलग हुई और उसके चेहरे को देखने लगी, जिस पर वह अपनी नज़र चुरा गया। मुझे देखिए विनय और बताइए, आपका फैसला क्या है? इस तरह नज़र चुराने से मुझे मेरा जवाब नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता ऐसी कौन सी वजह है जो आपको रोकती है, क्योंकि आपकी आंखों में मैंने अपने लिए एहसास देखे हैं। कहते हैं प्यार छुपाए नहीं छुपता, वह नज़र आ ही जाता है। और मैंने आपकी नज़रों को खुद पर ठहरता हुआ महसूस किया है। फिर ऐसा क्या है जो मेरी तरफ से आपकी तरफ कदम बढ़ाने के बावजूद आपके कदम रोक रही है? क्या मैं आपको पसंद नहीं, या जो मैंने आपकी आंखों में अपने लिए महसूस किया वह गलत है? बताइए विनय। जी, शायद आप गलत समझ रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमें देर हो रही है। मित्तल हाउस पर सब हमारा इंतजार करेंगे। बिना बातों का रुख मोड़ते हुए गाड़ी स्टार्ट करने लगा। अगर आपने कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब मैं इनकार समझूंगी। तान्या के कहने पर विनय के चाबी घुमाते हाथ रुक गए। इससे पहले कि मेरे जज्बात मुझ पर भारी पड़ने लगे, भाई ने एक रिश्ता देखा है। अब जब आप इनकार कर रहे हैं तो? मैंने मना नहीं किया। इतने वक्त में अब तान्या के होठों पर हल्की मुस्कान आई जब विनय ने हड़बड़ाहट में यह कहा, पर मैंने तो इनकार ही माना है। चलिए। तान्या ने रास्ते की तरफ देख आराम से बैठते हुए कहा। और हाँ, मेरी शादी पर जरूर आइएगा। वह अपने होठों की मुस्कुराहट दबाते हुए थोड़ी गंभीर आवाज में बोली। बिना बेबसी से उसे देखता रहा। दिव्य जी हॉस्पिटल से लौटकर दिव्यांश जैसे ही वेदांशी के बेड पर सुलाकर उससे दूर हुआ, वेदांशी ने उसकी कलाई पकड़ उसे रोका, जिस पर दिव्यांश उसे देखने लगा। आराम करो वेद, अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है। हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं यहीं हूँ, बाद में बात करेंगे। नहीं, हमें अभी बात करनी है। अच्छा कहो, क्या कहना है? वह उसकी हथेली पकड़ उसे बैठाया और उसके सामने बैठ गया। पता नहीं, पर शायद उस दिन आपके जाने के बाद अचानक हमारी तबीयत बिगड़ी। पर उससे बड़ी बात, हमें ऐसा कुछ याद नहीं है। हमें बस वह समय याद है जब हम सोफे पर बैठे हुए आपसे बात कर रहे थे। क्या इस बारे में आपकी डॉक्टर से कोई बात हुई? क्या हम बातों को भूल रहे हैं? हमें अजीब सा डर लग रहा है। यूं लगा हम कुछ बातों को भूल गए। वेदांशी परेशान होते हुए बोली। वेद, रिलैक्स। ज़्यादा मत सोचो इस बारे में। कुछ है जो तुम्हें पता होना चाहिए, और मैं चाहता हूँ तुम्हें यह बात पता हो, ताकि तुम इस प्रॉब्लम को फेस कर सको। वैसे भी बीमारी अगर हमारे शरीर पर हो तो हमें उस बात की जानकारी होनी चाहिए। बीमारी? कौन सी बीमारी दिव्य जी? हमें क्या हुआ है? वह बेचैनी से पूछी। कहा ना, रिलैक्स। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर जो भी है तुम्हें मालूम होना चाहिए। मैं तुम्हें वैसे भी बताने वाला था। क्या परेशानी है दिव्य जी? यू आर ड्रग एडिक्ट वेद। वे तुम्हें ड्रग इंजेक्ट किया करते थे।
आई डोंट नो तुम्हें कभी महसूस हुआ या नहीं, पर वे तुम्हें रेगुलर इसे देते थे। तुम्हारी बॉडी को इसकी आदत हो चुकी है। वो इचिंग की प्रॉब्लम, जो बेचैनी तुम्हें हो रही थी, उसकी वजह यही थी। बॉडी की गर्मी बढ़ने के साथ ही तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारी बेचैनी पर चला गया। उसके बाद से तुम्हें कुछ याद नहीं रहा। ड्रग एडिक्ट पर कैसे? हमें तो याद नहीं कि उन्होंने हमें कभी ड्रग दिया। इंजेक्शन दिया करते थे, पर वह भी कभी कभी। वह अचानक से परेशान हो उठी। बेच, ज़्यादा मत सोचो, यह ठीक हो जाएगा। बस दवाइयाँ चलेंगी, मगर तुम ठीक हो जाओगी। पक्का ना दिव्य जी? क्योंकि हमने सुना है ड्रग एडिक्ट। हाँ, समय लगेगा, पर तुम ठीक हो जाओगी, क्योंकि इसकी आदत तुम्हारी बॉडी को है, तुम्हें नहीं। और जब हमें किसी चीज़ की आदत नहीं होती, तो हम उसे छोड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं। मुझे पता है तुम कोशिश करोगी, खुद को कंट्रोल करोगी, और बहुत जल्द इस नशे से खुद को आज़ाद कर लोगी। और अगर नहीं हुआ तो? बेद, तुम कब से निगेटिव हो गई? सब कुछ पॉसिबल है अगर हम चाहें तो। और तुम यह कर सकती हो, याद रखना। दिव्यांश उसके सर को अपने सीने पर लगा, उसके सर को सहलाते हुए बोला, जो अब परेशान हो चुकी थी। वेदांशी ने खामोशी से बस अपना सिर हिलाया। इतने में ही बाहर से गाड़ियों की आवाज आई। लो, बाकी सब भी आ गए। अब तुम आराम तो करने से रही। चलो, सबके बीच बैठोगी तो अच्छा लगेगा। ऐसे ही अगर यहाँ रही तो कुछ भी सोचती रहोगी। उससे अच्छा है कि दिमाग को बिजी रखो। गाड़ियों की आवाज पर दिव्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सब आ गए मतलब? और हाँ, हमें याद आया, उस दिन जब अम्मा हमें यहाँ से ले जा रही थी, तब हमने छुटकी को नीचे देखा था, सबके साथ। वो सब नीचे हॉल पर ही आ रहे हैं। तुम उनसे मिल लो, फिर तुम्हें आज वहाँ कुछ ऐसा भी मालूम होगा जिसे डेफिनेटली तुम खुश होगी। जी। और वो क्या? उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। यह बात सबके साथ तुम्हें भी मालूम होगी। अब चलें? दिव्य ने उसे सहारा देकर बेड से खड़े होने में मदद की। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।